जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। 10 अप्रैल 2026 के न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज 10 अप्रैल को हमें एक न्यूज़ और 3 एडिटोरियल कवर करने हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो हमें कवर करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट है जिसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करने की ज़रूरत है और हम इसे आज डिस्कस करेंगे। और 3 एडिटोरियल हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला स्कॉलरशिप इन इंडियन एजुकेशन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और नारी शक्ति। ये वही कल भी इसके ऊपर एक आर्टिकल था, उसी का एक एक्सटेंशन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसका एक्सटेंशन है। इसी को हम लोग आगे वापस आज एक और व्यू पॉइंट आया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट न्यूज़। देखिए, वेस्ट एशिया वॉर की वजह से भारत की जो ग्रोथ रेट है ना, वो कितनी परसेंट कर दी गई है? जो ग्रोथ आउटलुक है इंडिया की, वो कर दी गई है 6.6% कर दी गई है। हालांकि देखिए, ये ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आई है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में। किस में आई है बच्चों? इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में आई है। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है इस रिपोर्ट को निकाल के, दैट इंडिया का जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। जो पहले 7.2% था वेस्ट एशिया वॉर की वजह से, अब ये किस पे आके खड़ा है? 6.6% पे आके खड़ा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट का कंजम्पशन है और हाउस होल्ड का कंजम्पशन है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे जो फर्क आया है, उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट 7.2% थी, वो अब गिर के कितनी हो गई है? 6.6% हो गई है। हमारे काम की चीज केवल यही है कि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट है। तो कई लोगों को लगेगा यार, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट तो कौन निकालता होगा? इंडिया का ही कोई निकालता होगा, नीति आयोग निकालता होगा या सीआईआई निकालता होगा, चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, तो ये निकालते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। इसलिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस न्यूज़ में केवल इतना सा है, हमें ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाइए भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है जो हमारे काम की चीज़ नहीं है। बिकॉज इट्स ऑल गैस वर्क। एक्चुअल ग्रोथ रेट ये नहीं है, ये केवल गैस वर्क है। बस केवल रिपोर्ट का नाम याद रखना है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। दैट्स इट। ठीक है, चलिए एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। मेकिंग स्कॉलरशिप्स इंटीग्रल टू इंडियाज एकेडमिक कल्चर। भारत का जो एकेडमिक कल्चर है उसमें स्कॉलरशिप्स का क्या योगदान है और उसे कैसे कंटिन्यू रखना चाहिए, ऑथर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं, है ना। ऑथर कहते हैं कि डिस्पाइट एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन growing from 51,000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन 2014-15, अभी हमारे पास 70,000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है इन हायर एजुकेशन remains sluggish at 29.5% against the national target of 50%। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि कितने बच्चे जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं? एडमिशन ले रहे हैं अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद, है ना, या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो भारत का जो ग्रोथ एंड जीईआर रेशियो है ये केवल 29.5% पे खड़ा है, जो नेशनल टारगेट जो है 50% का, उससे अभी भी 20% कम है। सो ऑथर कहते हैं कि व्हाट इज द कोर इशू? द कोर इशू इज दैट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन डज नॉट क्रिएट स्टूडेंट्स, है ना। हाई कॉस्ट act as a binding constraint for the capable youth, especially in tier 2 and tier 3 cities। जो हाई कॉस्ट है पढ़ाई की, वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंटर होने के लिए। सो द एडिटोरियल आर्ग्यूज फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट। किस किस में? ट्रांजिशनिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम पेरिफेरल फाइनेंस एड-ऑन्स टू द कोर, एम्बेडेड पाथवेज दैट ड्राइव इंक्लूसिव हायर एजुकेशन। ठीक है, इन दो चीजों पे काम करने की जरूरत है, ऐसा एडिटोरियल आर्ग्यू करता है।
चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। द प्रेसिंग नीड, है ना। ऑथर कहते हैं इंडियाज हायर एजुकेशन फेसेस अ ट्रिलेमा ऑफ इंटरसेक्टिंग चैलेंज, है ना। तीन चैलेंजेस हमें रिजॉल्व करने हैं। सबसे पहला चैलेंज है एक्सेस चैलेंज, है ना। डिस्पैरिटीज अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड चैलेंज है अफोर्डेबिलिटी चैलेंज, है ना। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर turning education into risky long term investment for low to middle income family। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को हेल्प नहीं करती, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हेल्प नहीं करती, और अगर सपोज मेरे पापा 100 रुपए कमा रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फीस जो है वो 120 रुपए है, तो भाई मैं एक्स्ट्रा 20 रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? तो दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कि मैं उस 20 रुपए एक्स्ट्रा लाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, और कई बार उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। तो ऑथर कहते हैं कि हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से एजुकेशन जो है ये एक रिस्की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है। क्वालिटी चैलेंज की बात करें तो ensuring that enrollment actually translate into employability and tangible learning outcomes, ये अनदर एक चैलेंज है। तो ये तीनों चैलेंजेस जो हैं ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े चैलेंजेस के रूप में माने जाते हैं। सबसे पहला एक्सेस जो है ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, अफोर्डेबिलिटी हर जने के पास नहीं है, और क्वालिटी का अपना एक चैलेंज है। सो करंट इंटरवेंशन सच एज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जिसमें 82,000 एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है, आर वाइटल बट स्ट्रक्चरली लिमिटेड। दे एक्ट एज अ मियर फाइनेंशियल प्लग्स इन, है ना। तो ऑथर कहते हैं दैट स्कॉलरशिप मस्ट इवॉल्व बियॉन्ड द मटेरियल एड टू प्रोवाइड मेंटरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड करियर गाइडेंस, है ना। अनलॉकिंग द वास्ट पोटेंशियल ऑफ टैलेंटेड हेल्ड बाय जियोग्राफिकल डिस्टेंस एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। तो जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है उसको भी ये क्या करेगा? पूरा करेगा, अगर आप उसे मेंटरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस देते हैं तो। ठीक है। लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री की अगर बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे है इस एडिटोरियल का। ऑथर कहते हैं दैट एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला championed inclusive financing by offering multiple fee models, जैसे upfront payment, work study system, deferred payment post graduation, regional scholarships and charitable support, है ना। The foundational principle was that merit should never be denied due to lack of means, है ना। जो merit है वो कभी भी डिनाई, मेरिट जो है उसको प्रमोट होना चाहिए। किसी भी अगर आपके पास संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो उसकी वजह से मेरिट कभी भी पीछे नहीं जाना चाहिए। तो तक्षशिला जो है ये ऐसे स्टडी, केस स्टडी है हमारे लिए। सो मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहला मल्टी ईयर कमिटमेंट्स, है ना। मूविंग अवे फ्रॉम अनसर्टेन एनुअल रिन्यूअल्स to provide academic and financial stability for students। Then targeted pathways, ठीक है। डिजाइनिंग रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर अनरिजर्व्ड underserved districts and linking funds to vocational degrees in the high demand sectors like artificial intelligence, advanced manufacturing etc, ताकि अपस्ट्रीम सेक्टर में भी बूस्ट मिले। देन प्राइवेट सेक्टर एंड पॉलिसी सिनर्जीज को कैसे ध्यान में रखा जाए, है ना। तो अगर इसको देखें तो ऑथर कहते हैं द गवर्नमेंट शुड लेवरेज पब्लिक पॉलिसी टू ऑफर टैक्स बेनिफिट्स फॉर एंडाउमेंट्स एंड मैचिंग फंड्स to simulate the private philanthropy। Institutions like Ashoka University, है ना, जिसमें practicing need blind admissions where ability to pay is assessed separately, and Indian schools of business जहां पे building donor supported scholarship ecosystem served as a successful domestic model for integrating financial aid into core academic culture। तो अशोका यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल की तरह काम करता है, कि जहां पे केवल नीड ब्लाइंड एडमिशंस की जगह जो है एबिलिटी टू पे को अलग से सेपरेटली एसेस किया जाता है। और इस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में तो स्कॉलरशिप इकोसिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि डोनर सपोर्टेड है, वहां पे लोगों से पैसा लिया जाता है कि सर आप हमें क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए।
ठीक है ना। ऑथर कहते हैं कि फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर की बात करें तो ऑथर कहते हैं कि रीचिंग अ 50% जीईआर रिक्वायर्स अ मीनिंगफुल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टूडेंट्स ड्राइविंग बोथ डीप लर्निंग एंड सोशल मोबिलिटी। स्कॉलरशिप्स सिट एट द वाइटल इंटरसेक्शन ऑफ इक्विटी क्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स जो हैं दे आर द वाइटल इंटरसेक्शन ऑफ इक्विटी क्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। दे आर नॉट मियरली फंडिंग मैकेनिज्म बट इकोसिस्टम बिल्डर्स दैट डिक्टेट कैंपस डाइवर्सिटी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एंड अल्टीमेट ट्रेजेक्टरी ऑफ नेशनल ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो स्कॉलरशिप केवल एक फंडिंग मैकेनिज्म नहीं है ना, ये एक ट्रेजेक्टरी है नेशनल ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की। ठीक है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूशन and modern global practices suggest policy measures to make higher education financing more inclusive and sustainable in India। प्राचीन भारतीय संस्थानों और आधुनिक वैश्विक प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए भारत में उच्च शिक्षा वित्त पोषण को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। जीएस पेपर 2 से संदर्भित क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स का 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन आवर्स के अंदर अंदर करके हम आपको आपका आंसर विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको हम वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस के प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है, चलिए टाइमली इन एक्शन की बात करें, सेकंड एडिटोरियल की बात करें तो टाइमली इन एक्शन। हाल ही में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो उसी के ऊपर एडिटोरियल है, क्या ये बदलाव अच्छा है या बुरा है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक उसकी एक कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, जिसके चेयरपर्सन होते हैं आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर जो है वो उसके चेयरमैन होते हैं। दे हैव अडॉप्टेड अ मेजर्ड वेट एंड वॉच स्टैंस कीपिंग अ रेपो रेट अनचेंज्ड। अभी जो रेपो रेट है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। राइट, सो ये जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पैरालिसिस है उसमें ऑथर कहते हैं कि द पॉलिसी पैरालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस नेविगेटिंग अ कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिलेमा। यानी तीन तरह की दुविधा हमारे पास है। पहला, मैनेजिंग एंड एंटिसिपेटेड एक्सेलरेशन इन इन्फ्लेशन, है ना, जो अभी 4.6% पे खड़ा है। और हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को आप कह सकते हैं जो महंगाई है वो 2% से 4% के बीच क्या हो सकती है, आपकी इन्फ्लेशन, सॉरी, 2% से 6% के बीच जो है आपका इन्फ्लेशन हो सकता है। तो हमारा जो इन्फ्लेशन है 4.6 पे प्रोजेक्ट है, जो बहुत सेफ है। देन सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो 6.9% पे खड़ा है आरबीआई के कहे अनुसार 2026-2027 का। एंड थर्ड इज बफरिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शॉक्स particularly in West Asia which are causing severe supply chain constraint। तो जो सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट है उस पे बिल्कुल ये जो है, ये तीनों चीजें जो हैं इन ट्रेलेमा में पड़ा हुआ है कि इन तीनों की वजह से जो हमारा सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट है उससे अब कैसे निपटा जाए। ठीक है, सो ऑथर अपने पहले आर्ग्यूमेंट में कहते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा। RBI faces a classic macroeconomic trade-off regarding its primary tool, repo rate, है ना, lowering rate to stimulus growth, risk pushing inflation higher। अगर रेपो रेट को कम किया तो ग्रोथ बढ़ने के चांसेस है, लेकिन इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ेगा। Conversely, raising rates to contain inflation severely dampens the economic growth। अब अगर रेट्स को बढ़ाया तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेट्स को बढ़ाया तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो सबसे अच्छी चीज अभी इन्होंने क्या की, द रेट चेंज एट दिस वॉलेटाइल जंक्चर रिस्क वर्सनिंग द इकोनॉमिक मूड मेकिंग द एमपीसी मेजर्ड इन एक्शन अ मोस्ट प्रूडेंट चॉइस। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हमें कोई डिसीजन अभी नहीं लेना। ठीक है ना। ऑथर कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल हेडविंड और सप्लाई कॉन्स्टेंट्स की वजह से द ऑनगोइंग वॉर इन वेस्ट एशिया हैज ट्रिगर्ड एडल्ट undesirable outcome, escalating cost and slowing economic momentum।
The global shipping companies remain hesitant to transit through Strait of Hormuz, exacerbating global supply chain constraint and contributing to persistent fuel and logistics इशू। तो जो ये ग्लोबल हेडविंड्स हैं, इसकी वजह से एक सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट की अगर बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड डिमांड ड्रिवन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई फोरकास्ट, है ना, अगर आप आरबीआई के if you see the RBI forecast, है ना, India's GDP is projected to grow at 6.9% in 2026, 6.9% in 2026-27, though early estimates are subject to considerable revision। जैसे लास्ट ईयर भी आरबीआई ने कहा था 6.5% ग्रो होगा, लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 7.6% से ग्रो हुई। हमने अभी फर्स्ट न्यूज में देखा भी था, वर्ल्ड बैंक्स इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जो है ना, warns of a slowdown in the industrial growth coupled with tightening belts reducing both consumer and government डिमांड। तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसने भी क्या कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.6% से ही ग्रो करेगी। मैंने फर्स्ट न्यूज में आपको दिखाया भी था। तो हर जना जो कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी ज्यादा हेडविंड के पास चल रही है, तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना होगा। नो, ऑथर कहते हैं कि व्हाट इज द रेशनल फॉर द वेट एंड वॉच अप्रोच, कि भाई हम लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, खड़े हैं, वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या चीजें सही हैं। सो ऑथर कहते हैं द एंटीसिपेटेड राइज इन इन्फ्लेशन इज 4.6%, कि भाई हमारे जो महंगाई है वो 4.6% तक बढ़ने के चांसेस हैं, primarily driven by cost push inflation, that is supply issues rather than demand pull inflation। डिमांड इतनी बड़ी नहीं है जितनी सप्लाई इश्यूज की वजह से हमारे क्या बढ़ सकता है, हमारे ये इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सो रेजिंग द रेपो रेट इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट द सप्लाई साइड शॉक्स एंड वुड नीडलेसली स्टाइफल ग्रोथ विदाउट अचीविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। अगर सप्लाई साइड का शॉक है तो उसमें रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव करना, बढ़ाना घटाना, वो एक इनइफेक्टिव टूल साबित होगा। सो जो हमारे की वेरिएबल्स हैं इट विल रिमेन अनरिजॉल्व, दैट इज जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, यूएस टैरिफ इन्वेस्टिगेशंस, potential impact of El Nino, and on the upcoming monsoon. Until these factors clarify, policy inaction remains the optimal strategy। तो जो policy inaction है वो एक ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी जो है, हम कुछ ना करें यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे एडिटोरियल के ऊपर और आखिरी एडिटोरियल के ऊपर, दैट इज नारी शक्ति। अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाल ही में हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है कि पिछले 40 सालों से जिसके ऊपर बात चल रही है, क्या ये चीजें जो हैं नारी शक्ति, भाई कल हमने बात की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, है ना, वो सब तो है ही, लेकिन अब नारी शक्ति को और अलग अलग और कौन कौन से सेक्टर्स में हमें क्या करना है। भाई आप इलेक्शंस में तो आप उन्हें पुश कर देंगे रिजर्वेशन देके, लेकिन बाकी और सेक्टर्स में कैसे नारी शक्ति को हम आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। ऑथर कहती हैं द पास ओवर द पास्ट डिकेड इंडिया हैज एक्सिक्यूटेड अ स्ट्रक्चरल पैराडाइम शिफ्ट्स इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स जेंडर, moving from viewing women merely as a passive resistance recipients of welfare to recognizing them as the active driver of economic growth। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपसे ऐसे का भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है कि वुमेन, है ना, नॉट जस्ट द रिसिपिएंट्स ऑफ वेलफेयर बट द एक्टिव ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपसे ये ऐसे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाय ट्रांजिशनिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट फ्रॉम मियर इंटेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, India has utilized targeted financial health and social policies to reverse the declining female labor force participation, है ना, FLFP जो है उसमें साफ साफ डिक्लाइन देखा जा रहा है कि जो पहले डिक्लाइनिंग था अब उसको अपक्लाइनिंग में देखा जा रहा है। सो एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट द नेक्स्ट क्रूशियल फेज फॉर अचीविंग अ डेवलप्ड नेशन स्टेटस बाय 2047 relies on bridging the last mile gap and leveraging the Nari Shakti Vandan Adhiniyam to transform political representation into administrative capability। ठीक है, चलिए पहला आर्ग्यूमेंट देखते हैं। ऑथर कहते हैं फ्रॉम इंटेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर,
सबसे पहली चीज अगर बात करें, और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसके सारे पॉइंट विद ऑल द डेटा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो ओवर 57 करोड़ बैंक अकाउंट एग्जिस्ट अंडर पीएम जन धन योजना, with over 55% held by women, successfully bringing them into the formal financial system। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जहां पे आप ₹0 में आप क्या कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई मिनिमम चार्ज नहीं है। उसमें 57 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, उस 57 करोड़ में से 55%, यानी मान के चलिए कि आप 30 करोड़ बैंक अकाउंट्स जो हैं बच्चों, ये किसके हैं, महिलाओं द्वारा वो खाते ऑपरेट किए जाते हैं। ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो नियरली 10 करोड़ वुमेन आर मोबिलाइज्ड इनटू 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ड्राइविंग लोकल इकोनॉमिक रेजिलियंस। क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो रफली 70% ऑफ मुद्रा लोन्स आर सैंक्शन टू वुमेन, फॉस्टरिंग माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। हेल्थ एंड वेलफेयर इंटीग्रेशन की बात करें तो स्कीम्स लाइक पीएम उज्ज्वला योजना, जो जिसमें आपको एलपीजी सिलेंडर मिलता है, आयुष्मान भारत, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज एक्टिवली डिसमेंटलिंग द एंट्रेंच पेट्रियार्कल एटीट्यूड, और महिलाओं के प्रति जो वनरेबिलिटी है उसको भी कम करने में काम किया है। मैक्रो इम्पैक्ट की बात करें, सो दीज अलाइंड एफर्ट्स हैव पुश्ड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अप टू नियरली 37%, रिवर्सिंग हिस्टोरिकल डिक्लाइन। जो पहले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, ये केवल जो है पहले 20% के आसपास होता था, ये इसमें रिवर्सल हम देखने को मिल रहा है, जिसमें 37% जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि इट इज द कंसेप्ट, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द लास्ट माइल ऑल्सो। सबसे पहला, चैलेंज ऑफ द सैचुरेशन। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि चैलेंज ऑफ द सैचुरेशन, ऑथर कहते हैं कि वाइल पॉलिसी एग्जिस्ट एट स्केल, है ना, जो पॉलिसी है, ऑथर कहते हैं कि वाइल पॉलिसी एग्जिस्ट at scale, awareness gaps and uneven enrollment persist. So the focus must shift from policy creation to policy penetration। हमें किस तरफ बनाना है, हमें जो एटीट्यूड है वो पॉलिसी क्रिएशन से पॉलिसी पेनिट्रेशन की तरफ भी हमें ध्यान देना है। केवल पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी हमें उतना ही जोरदार तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट में गवर्नेंस मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम अनाउंसिंग स्कीम टू एंश्योरिंग सैचुरेशन फ्रॉम मेजरिंग आउटपुट, है ना। गवर्नमेंट जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि केवल जो है, गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखे कि केवल, है ना, हमें क्या करना है, अनाउंस स्कीम, हमें केवल स्कीम्स को अनाउंस नहीं करना है ना, कि भाई सैचुरेशन नहीं आना चाहिए इसलिए स्कीम अनाउंस कर दी, ऐसा नहीं है। हमें रियल आउटकम्स को भी क्या करना है, ट्रैक करना है। सो फ्रॉम एलिजिबिलिटी ऑन पेपर टू एक्सेस इन प्रैक्टिस, इसकी तरफ हमें बढ़ना है। सो दिस विल रिक्वायर डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनरशिप एंड डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग। ठीक है, रोल ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें तो ऑथर कहते हैं कि एक्सपैंडिंग लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वुमेन ensures that the policy design is grounded in lived community experience, के जो पॉलिसी डिजाइन अब होगी वो लिव्ड कम्युनिटी एक्सपीरियंस से होगी, है ना। और यही सबसे खतरनाक बात होगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। जो ये अधिनियम बनेगा, इट क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, मोर वुमेन लीडर्स लीड टू मोर रेस्पॉन्सिव टारगेटिंग। ज्यादा वुमेन लीडर होगी, इट विल लीड टू मोर रेस्पॉन्सिव टारगेटिंग। ठीक है, एंड देन इट विल ट्रिगर अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल ऑफ एम्पावरमेंट। हमें, ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि हमें स्टेम को भी लेवरेज करना है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, है ना, इंग्लिश, मैथ्स को भी हमें करना है। सो व्हाइल इंडिया बोस्टिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन स्टेम एजुकेशन ग्लोबली, this human capital must be rapidly translated into leadership across science, healthcare and governance। तो हमें इसे
हेल्थ केयर और गवर्नेंस में, साइंस में भी इस लीडरशिप को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? ट्रांसलेटिंग रिप्रेजेंटेशन इनटू कैपेबिलिटी। मियर लेजिस्लेटिव सीट्स आर नॉट इनफ। केवल उन्हें लोकसभा में और विधानसभा में सीटें दे देना इनफ नहीं है ना। इंडिया नीड्स स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंडिया जो है वो क्या चाहता है? स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहता है, पॉलिसी मेंटरशिप चाहता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पाइपलाइंस चाहता है to help women lead effectively. Then agile policy design. Welfare programs must be radically simplified for easier access and faster delivery, reinforced by strong feedback loops to evolve with on ground realities. हमें on ground reality के साथ साथ जो फीडबैक लूप्स है उसको भी और मजबूत करना होगा। देन ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं, विजन 2047 अलाइनमेंट। मूविंग फ्रॉम एक्सेस टू अथॉरिटी is not peripheral social agenda. It is the central engine for economic growth, social stability and achieving the Viksit Bharat, that is developed India vision. तो अगर हमें जो है विकसित भारत को अचीव करना है तो हमें केवल एक पेरिफेरल सोशल एजेंडा से काम नहीं चलेगा, यानी ऊपर ऊपर से आपने बदलाव कर दिए। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी के लिए महिलाओं को सेंट्रल इंजन की तरह देखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी क्लास थी। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, है ना। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह वापस इसी समय। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ग्रुप हु आर एज सीरियस एज यू गाइस आर। ठीक है, तब मैं मिलूंगा कल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।